आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि बन के आया हूँ आपके बीच। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद मेरे माध्यम से होते हुए आप तक पहुँचे। एक बार जय घोष में शामिल हो जाओ। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। बहुत प्रणाम मित्रों। मैं थोड़ा सा अलग हटकर लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तमाम तरह के लोग ऑब्जेक्ट को देख करके अपनी अपनी कलम चलाते हैं। आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मैं कविता शुरू करूंगा। ताजमहल तो सबने देखा है। ताजमहल को देखने कोई दूसरे शहर का शायर जाता है, लिखता है एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कहीं का शायर जाता है, लिखता है एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कोई और शहर का शायर जाता है, लिखता है ये हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी। तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। लेकिन उस ताजमहल को देखने जब बनारस का आदमी जाता है तो कोशिश करता है लिखने की, और नैमिषारण्य तक बात पहुंच जाए। तो शुरू करने जा रहा हूं, आशीर्वाद देना। स्वागत स्वागत भी है। मैंने लिखा संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। जिस दिन ताल नहीं, चौथी पंक्ति तक इंतजार कर लो भैया। संगमरमर टूटेगा, बनारस का आदमी। देखिए, बाबा विश्वनाथ की ऐसी नगरी है। मैं अपने शहर पर इसलिए भी गर्व करता हूँ कि आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। सर, अद्भुत नगरी है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ अर्थी लेके लोग जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है इससे भी पहले जाओगे क्या? मस्ती का शहर है गुरु। आप देखिए, महाकुंभ में लगभग सभी लोग गए होंगे। महाकुंभ के बाद जितने नागा सन्यासी होते हैं वो मणिकर्णिका घाट पर शमशान में सिद्धि करते हैं, उसके बाद अपने अपनी कंदराओं में वापस लौटते हैं। मसान की सिद्धि बहुत आवश्यक होती है। एक नवविवाहित जोड़ा आया, गंगा में डुबकी लगाया, सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा विराट स्वरूप में दिखे। लपक के पैरों में पड़े दोनों दंपति, दोनों पति पत्नी जो है पैरों में गिरे। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोला मैं नागा बाबा नहीं हूँ, नहाने के लिए गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर, 20 दिन में, आप एक कहावत है, गंगा में सिक्का डाल के कोई मन्नत मांगो, 20 दिन में आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। पति ने तुरंत पर्स से पैसा निकाला, गंगा में डाला और दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक अपनी मन्नत मांग के पीछे हटा। वही प्रक्रिया पत्नी दोहरा रही थी। सिक्का निकाल के गंगा में डाली, तब तक एक अनहोनी हो गई, पैर फिसला, गंगा में गिर गई। पति उछड़ के दोनों हाथ जोड़ के मारे, गंगा मैया इतनी जल्दी मन्नत पूरी कर ली। मस्ती का शहर है गुरु। हाँ, जवाब तो ऐसे मिलते हैं। गोदौलिया चौराहा देखा है आप लोगों ने? गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी कब से सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर। बात पहुंचे तो आशीर्वाद चाहता हूँ। मैंने लिखा संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। क्या बात है। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। और जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। बहुत प्रणाम करता हूँ, आप आशीर्वाद दे रहे, मुझे खुशी हो रही है। हाँ, वैसे भी कवियों से नाराज होकर आप कहाँ जाएंगे। हाँ, मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा दी
कि इसको बीच चौराहे पे सुबह होते ही फांसी पर लटका दो। सिपाहियों को यह आदेश दिया, जरा नजर रखो ये रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, राजा ने उसे बुलवाया, बोला यार इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। कवि ने हाथ जोड़कर बोला, हुजूर माई बाप, मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरी मौत एक हिजड़े के हाथों होगी। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बस एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी बात पूरी करता हूँ, बैठता हूँ और शुरुआत दे रहा हूँ। ये मंच चलता रहे आगे। सुनिए कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। हंसना नहीं था, यहाँ ताली बजानी थी। अब बजाइए, कहना पड़ रहा है आप लोग को ताली बजाने के लिए। पुलिस के लोग खड़े हैं, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। हाँ, आज हम लोग के अंदर भैया आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों के अंदर एक दुबले पतले होने के बाद भी क्या है, एसपी साहब पहले इंस्पेक्टर रहे होंगे, अब वर्तमान में एसपी है, प्रणाम करता हूँ। हम लोग के अंदर एक हौसला रहता है, हम बड़े से बड़े लोग से टकरा जाते हैं इस विश्वास से कि वर्दी की ताकत हमारे पीछे है। हाँ, हम अगर सच की राह पे चल रहे हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप देखिए, सभा कराइए तो पुलिस की जरूरत, माने कवि सम्मेलन कराइए तो पुलिस की जरूरत, कोई जुलूस निकालिए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, शादी कराइए तो पुलिस की जरूरत, सुहागरात नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि बिना पुलिस के हम एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। आप पुलिस के सम्मान में एक जोरदार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया ये लोग। हाँ, मैं कह रहा था कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। यहाँ नहीं बजाना था, 2-4 लोग एडवांस में चल गए, तालियां तो मैं अब चाहता था। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे सर। मैं चूंकि बनारस से होने का गौरव कभी कभी ऐसे भी निभाना पड़ता है। बड़े बड़े चैनलों से फोन आते हैं, एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं आज तक की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसने कहा, दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। उसने कहा जरा मोदी जी को कायदे से लपेटिए, क्योंकि उनका भाषण बड़ा वायरल था। मैंने कहा खबरदार, मैंने मोदी जी को वोट दिया है, जिताया है। आप लोग एमपी चुनते होंगे सर, हम डायरेक्ट पीएम चुनने वाले लोग हैं, हमारी वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। कोई सदियों में ऐसा नेता पैदा होता है जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व के 11 देशों का सर्वोच्च सम्मान हासिल करता है। एक एक भारतीय का सीना चौड़ा होता है। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हंसना नहीं है, ताली बजानी है।
आपकी कसम खा के बता रहा हूँ, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा विधायक जी, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, वो बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं। मित्रों, चलते चलते सिर्फ 4 पंक्तियां छोड़ के जा रहा हूं। जितने नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ 4 लाइनें, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, वो मैं जानता हूं, लेकिन एक तरीका, बचाव में रहोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे, नहीं तो आजकल तो हनीमून पे जाने पे भी खतरा है, आपने देखा ही था। सुनिए, 4 लाइनें सुना करके अपनी जगह लेता हूं कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वाह, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। ये थे भाई। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।